प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में काफी धन संपदा मौजूद थी। बहुत सारे लूट और आक्रमण होने के बावजूद भी 1600 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। तो इसमें संदेह नहीं है कि भारत से दूसरे देशों को विभिन्न प्रकार के द्रव्य निर्यात यानी एक्सपोर्ट होते ही होंगे। यहाँ ओडिशा के साधवों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। कौन है ये साधव, जानेंगे इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। भारत के समुद्री इतिहास में कलिंग यानी वर्तमान के ओडिशा का महत्वपूर्ण अवदान है। प्राचीन और मध्यकालीन यानी मिडिएवल टाइम में ओडिशा का भूस्थिति अलग और अभी से ज्यादा बड़ी थी। उस समय ओडिशा का नाम कलिंग, उत्कल एंड ओड्र देश था। कभी कभी ये साम्राज्य गंगा से गोदावरी तक व्याप्त था। लगभग 11 शताब्दी से 16 शताब्दी के बीच इसका नाम चेंज हुआ होगा, ऐसा कहा जा सकता है। उसके बाद इसका नाम उड़ीसा या ओडिशा बन गया और जब अंग्रेज आए तो इसका नाम इंग्लिश में ओडिशा लिखा गया। 2011 में राज्यसभा ने 113 संविधान संशोधन करके इसका नाम फिर से वही पुराने वाला ओडिशा किया। कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ओडिशा में लोग छोटे छोटे नाव बनाकर नदियों में छोड़ते हैं। इसका ओडिशा के साधवों और उनके समुद्र यात्रा के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। छोटे जहाज छोड़ने के समय लोग कहते हैं, आ कामा वई पानो गुआ थोई पानो गुआ तोरो मासक दरमा मोरो। यहाँ आ का मतलब हिंदू मास आषाढ़, का मतलब कार्तिक और माँ का मतलब मर्गशीर है और वही का मतलब वैशाख को दर्शाता है। आ और का अर्थ, यहाँ आ आषाढ़ जो कि मिड जून टू मिड जुलाई तक होता है और का कार्तिक मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर को सूचित करता है। इस समय दक्षिण पश्चिम मौसमी आता है। पवन की गति दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ होता है। समुद्री तरंगे भारत महासागर में दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब की दिशा में कुछ इस तरह प्रवाहित होते हैं। पवन के गति और समुद्र के तरंगों के गति के सहारे जहाज दक्षिण पूर्व द्वीप देशों की ओर निकल पड़ते थे। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को नदी में या समुद्र में जहाज छोड़ने की रीति बन गई। ये हमारे पूर्वजों की महान कृतियों की याद दिलाती है। कलिंग के साधव साउथ ईस्टर्न कंट्रीज जैसे ब्रह्मदेश यानी म्यांमार, मेढक यानी मलेशिया, श्याम देश यानी थाईलैंड, चंपा देश यानी कंबोडिया, जाभा, सुमात्रा, बाली और वर्नेओ यानी ईस्ट इंडीज को व्यवसाय करने के लिए जाते थे। माँ वई का अर्थ माँ यानी मर्गशीर जो कि मिड नवंबर टू मिड दिसंबर और वई यानी वैशाख जो कि मिड अप्रैल टू मिड मई साधवों के रिटर्न जर्नी को दर्शाता है। इस समय द नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्व मौसमी का आगमन होता है। पवन की गति उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होता है। समुद्री तरंगे कुछ इस तरह बहती है। ये साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट बहने वाली तरंगे साधवों के रिटर्न जर्नी को आसान बनाती थी। कलिंग के बंदरगाह।
महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंशम के 6ठे सर्ग में विदर्भराज भोज की भगिनी इंदुमती का स्वयंवर का विषय वर्णित है। उसमें इंदुमती को उनकी सखी, जिसका नाम सुगंधा है, वो स्वयंवर सभा में आए हुए राजाओं और महाराजाओं की विवरणी प्रदान कर रही थी। और जब कलिंग के राजा हेमगंत की बारी आती है, तब वो कहती है, अनेन सार्धम विरहाम्बुराशे तीरेषु ताली बनमर्मरेषु द्वीपान्तानि लवंग पुष्पैहि अपाकृत स्वेद लवामरुद्भि। इस श्लोक का यह अर्थ है कि हे इंदुमती, तुम्हारी अगर इच्छा हो तो इस राजा हेमगंत से विवाह करके ताड़ के जंगलों की मरवर ध्वनि वाले समुद्र के तटों पर तुम वास करो, क्योंकि वहां पर दूसरे द्वीपों से लवंग के फूलों की सुगंधें ले आने वाली वायु तुम्हारे पसीने को शांत करेंगी, अर्थात शीतल और सुगंधित वायु तुम्हारे पसीने को पोछा करेंगी। रघुवंशम में कलिंग के राजा हेमगंत को महोदधिपति यानी कि लॉर्ड ऑफ द ओशन कहा गया है, और उस समय बंगोपसागर को कलिंग सागर के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी कलिंग के सामुद्रिक व्यापारों का उल्लेख मिलता है। सम्राट महामेघवाहन खारवेल के समय में भी सामुद्रिक व्यापार होते थे, जो कि अभी भी भुवनेश्वर के हाथी गुफा में खोदे हुए हैं। इसके अलावा मादल पांजी, जो कि उड़ीसा के इतिहास का सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, वहां भी इसका उल्लेख है। चीन से आए हुए बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग की विवरणी से 5th सेंचुरी BC में श्रीलंका और उड़ीसा के बीच व्यापार के संपर्क देखने को मिलते हैं। चलिए और एक प्रमाण की बात करते हैं। उड़ीसा में पुरी डिस्ट्रिक्ट के प्राची नदी के किनारे काकटपुर करके एक जगह है, जहाँ पे माँ दुर्गा माँ मंगला के रूप में विराजमान है। यहाँ का मंदिर 15th सेंचुरी का है, जबकि देवी की प्रतिमा 9th सेंचुरी का है। उड़ीसा में लड़कियां माँ मंगला की एक व्रत करती हैं, जो भाद्रव मास के हर रविवार को होती है। उस व्रत कथा में 7 भाइयों की एक बहन, जिसका नाम तोपोई है, उसको आधार करके वो व्रत कथा है। उसमें वर्णना है कि उसके भाई वाणिज्य के लिए दूर देश में जाते थे। ये कथा अपने में इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कभी मौका मिले तो हम इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे। अच्छा, उनके जहाजों को देखे तो वो हंस के आकृति के जैसे दिखाई पड़ेंगे। हंसों को पानी में तैरते हुए देख के कलिंग के लोगों को ये आइडिया आया कि वो भी ऐसे तैरते हुए चीज बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने जितने भी बड़े जहाज बनाए, वो सारे ज्यादातर हंस के आकृति के देखने को मिलते हैं, और उन्होंने उसे बोइत का नाम दिया था। कलिंग के इस गौरवपूर्ण इतिहास को याद करने के लिए ओडिशा के कटक में बाली यात्रा कार्तिक मास में होता है, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक है। इसे देखने के लिए बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं। हमें गर्व है अपने पूर्वजों पर, जो स्वाभिमान और ऑनेस्टी के साथ मैरीटाइम ट्रेड करते थे। वो हमारे लिए 4 शब्द आ, का, मा, वई छोड़कर गए, जो पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनके महान कार्यों का याद दिलाता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।